गाइस, वेलकम टू लॉगिरी। मुझे उम्मीद है कि आपने लॉगिरी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दी होगी ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। Amendments. Today we are going to talk about all the important amendments which have taken place in the Indian Constitution. Amendments मतलब जो changes हुए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951। सो 1951 में हमारी फर्स्ट अमेंडमेंट हुई और क्या कहा गया इसके अंदर? नथिंग शैल प्रिवेंट द स्टेट फ्रॉम मेकिंग एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन्स और फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। अमेंडमेंट की गई आर्टिकल 15 को, जो कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन कैन बी डन। स्टेट कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकता ऑन बेसिस ऑफ ऑन ग्राउंड्स ओनली ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ और एनी ऑफ देम। ठीक है ना, कि कास्ट एक मेजर चीज है इसके अंदर। स्टेट डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती कास्ट के बेसिस पे। बट आर्टिकल 15 को एक एक्सेप्शन ऐड किया गया, एक प्रोवाइजो ऐड किया गया। ये एक्सेप्शन ये था कि स्टेट कोई भी स्पेशल प्रोविजन अगर बनाती है फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस ऑफ सिटीजन या शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो वॉयलेट नहीं करेगा वो आर्टिकल 15 को, जिसके अंदर कहा गया है कि स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, जिसके अंदर कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन मना किया गया है। बट स्टेट ने कहा कि जो ये वाला प्रोवाइजो है कि अगर हम स्पेशल प्रोविजन डालते हैं एडवांसमेंट ऑफ बैकवर्ड क्लासेस के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए, तो वो वॉयलेट नहीं करेगा आर्टिकल 15 को। नाइन्थ शेड्यूल to protect the land reforms and other laws included in it from judicial review। अब 9th शेड्यूल के अंदर इन्होंने क्या किया? इन्होंने डाल दिए लैंड रिफॉर्म्स और कुछ और लॉज और कहा कि ये जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्टेड है। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट वायलेट होती है तो हम कोर्ट जा सकते हैं और कोर्ट कह देगा कि ये जो है ये इनवैलिड है, ये लॉ इनवैलिड है। तो जो जुडिशियल रिव्यू की पावर है वो ले ली गई। ये लॉज जो इस वाले 9th शेड्यूल में डाल दिए उनको प्रोटेक्ट कर लिया जुडिशियल रिव्यू से और ये वैलिड है अभी तक। तो हम कह सकते हैं कि इवन दो हम बहुत सारी जजमेंट्स में इट हैज़ बीन हेल्ड कि जुडिशियल रिव्यू क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर है, पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है और वो पार्लियामेंट नहीं हाथ लगा सकती। बट ये जो 9th शेड्यूल है ये अभी भी है एंड इट इज़ एन एक्सेप्शन। ये एक एक्सेप्शन है कि जो इसके अंदर लॉज डाले हुए हैं दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम जुडिशियल रिव्यू। एडेड 3 more grounds of restriction on freedom of speech and expression। कौन कौन से थे? पब्लिक ऑर्डर, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स एंड इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस। देखिए मैंने पहले भी बात करी है इस बारे में कि हर फंडामेंटल राइट के साथ एक्सेप्शंस हैं, रिस्ट्रिक्शंस हैं, लिमिटेशंस हैं, कुछ भी बोल लीजिए। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ 3 और रिस्ट्रिक्शंस ऐड कर दी गई कि आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कब खत्म हो जाते हैं? जब पब्लिक ऑर्डर की बात आती है, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स की बात आती है और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। अगर आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इंसाइट करता है किसी को कोई ऑफेंस कमिट करने के लिए, इंसाइटमेंट टू एन ऑफेंस होता है, तो आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहां पे खत्म हो जाती है। Provided that the state trading and nationalization of any trade or business by the state is not to be invalid on the ground of violation of the right to trade or business। अब स्टेट ट्रेडिंग मतलब अगर स्टेट गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी इंटरनेशनल ट्रीटी साइन करती है फॉर बाइंग और सेलिंग ऑफ एनी कमोडिटी और प्रोडक्ट, और नेशनलाइजेशन मतलब जो कि पहले कोई भी चीज़ है, कोई भी बिजनेस है वो स्टेट ओन्ड हो जाता है या रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कि ये जो बिजनेस है ये प्राइवेट पार्टीज नहीं कर सकती, तो उसे नेशनलाइजेशन ऑफ एनी ट्रेड और बिजनेस कहते हैं। तो वो कहते हैं कि अगर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन स्टेट ट्रेडिंग या नेशनलाइजेशन की लगती है तो उसको वॉयलेशन नहीं माना जाएगा, किसका? राइट टू ट्रेड और बिजनेस का। 7th अमेंडमेंट ऑफ 1956। तो ये अमेंडमेंट ने क्या किया? इट गेव इफेक्ट टू द रिकमेंडेशंस ऑफ स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन एंड रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। तो बेसिकली इन्होंने जो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस थी वो अप्लाई करी, उनको इफेक्ट दिया, जो एंड रीऑर्गेनाइज स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ लिंग्विस्टिक बेसिस मतलब लैंग्वेज के बेसिस पे। देखिए थोड़ी सी हिस्ट्री समझने की कोशिश करिए, बैकग्राउंड। तो क्या हुआ, जब हम इंडिपेंडेंट हुए तो जो स्टेट्स थी वो अलग अलग तरीके से डिवाइडेड थी।
तो सारी तरफ से पूरे इंडिया में इट वाज द डिमांड कि लैंग्वेज के बेसिस पे जी स्टेट्स को डिवाइड करो, ठीक है ना। तो बहुत सारे कमीशंस बैठे। सबसे पहला जो कमीशन बैठा था वो था एस.के. धर कमीशन, 48 में उन्होंने मना कर दिया। उसके बाद आया हमारा JVP कमेटी, ठीक है, उसके उन्होंने भी कुछ ज़्यादा नहीं किया। उसके बाद जो थर्ड कमीशन बिठाया गया था वो था फजल अली। इसे फजल अली कमीशन को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन भी कहा जाता है। एंड ये क्यों हुआ, बेसिकली जो आंध्रा स्टेट थी 1953 में, उन्होंने धक्के से डिमांड कर करके स्टेट लैंग्वेज के बेसिस पे बनवा ली। एंड जो ये स्टेट बनी थी ये ऐसे बनी थी कि जो तेलुगु स्पीकिंग वाले लोग थे, ठीक है ना, जो तेलुगु स्पीकिंग एरियाज थे वो मद्रास स्टेट से अलग हो गए थे। तो ये इसकी बैकग्राउंड है। एंड ऐसे ही उन्हें पता था 1953 में कि अगर एक स्टेट अलग हो गई तो अब सभी स्टेट्स कहेंगे जो जो लोग लैंग्वेज के बेसिस पे डिवीजन चाहते हैं, अलग होना चाहते हैं। तो इसीलिए ये कमीशन 1953 में ही बिठा दिया गया था कि आप लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करिए। तो बाउंड्रीज जो स्टेट्स की थी पूरे इंडिया की चेंज करी गई। ओके, सो टेक अ नोट ऑफ कि फर्स्ट स्टेट कौन सी थी जो लैंग्वेज के बेसिस पे बनी, 1953 में बनी। ये सारे कमीशंस जो हैं ये लैंग्वेज के बेस पे थे। और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को फजल अली कमीशन भी कहा जाता है, ठीक है। 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971। सो ये वाली जो अमेंडमेंट हुई है उस टाइम पर हुई जब एक टसल चल रही थी, क्या पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है या नहीं कर सकती, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट कभी कह रहा था कर सकती है, कभी कह रहा था नहीं कर सकती। तो ठीक है ना, तो इवेंचुअली 24th अमेंडमेंट ऑफ 1971 आई और कहा गया ऑथराइज पार्लियामेंट टू अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर लेड डाउन इन आर्टिकल 368। ठीक है ना, हमें पता ही है आर्टिकल 368 जो है वो हमारी अमेंडमेंट की पावर्स, पार्लियामेंट की पावर्स और प्रोसीजर ले डाउन करता है, राइट। तो उन्होंने कहा कि हम कुछ भी कोई भी प्रोविजन अमेंड कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस टू द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर आर्टिकल 368, ठीक है। इट ऑल्सो लेड डाउन दैट आफ्टर एन अमेंडमेंट हैज़ बीन कैरिड आउट इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द प्रेजिडेंट फॉर हिज एसेंट, ठीक है। उन्होंने कहा कि एक जब अमेंडमेंट हो गई है, इट हैज़ बीन कैरिड आउट, ठीक है ना, हाउसेस से पास हो गई है, तो उसके बाद प्रेजिडेंट के पास भेजी जाएगी फॉर the approval of the president. Okay, fine. This amendment is significant. अब ये क्यों ज़रूरी है नोट कर लीजिए, important इसलिए है because since it reorganizes the power of the parliament to amend the constitution including the fundamental rights. तो basically इस वाली amendment से ये clear हो गया था कि जो पार्लियामेंट है वो फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है। जो टसल चल रही थी इट केम टू एन एंड। एंड ऑल्सो इन केशवानंदा भारती केस ऑल्सो इट वॉज हेल्ड दैट ठीक है आप कॉन्स्टिट्यूशन के कोई भी प्रोविजन को अमेंड कर सकते हो, नो डाउट यू हैव द पावर, बट अल्टीमेटली आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हाथ लगाओगे, दैट इज व्हाट वाज डिसाइडेड। तो ठीक है ना, तभी कहते हैं केशवानंदा भारती में बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट था वो ले डाउन किया गया था। और ये वाली जो अमेंडमेंट था कहा गया था ठीक है आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड करो बट आप बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं हाथ लगा सकते। 31st अमेंडमेंट ऑफ 1973। तो क्या हुआ, हमने पढ़ा कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बैठा और नंबर ऑफ स्टेट्स जो थी वो चेंज हो गई, लैंग्वेज के बेसिस पे और स्टेट्स बन गई। तो इससे क्या हुआ कि रिप्रेजेंटेशन जो थी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, लोकसभा में स्टेट के जो लोग हैं वो अपने लोग चूज करके लोकसभा में भेजते हैं, राइट। ऐसा ही होता है स्टेट में, जब सेंटर के इलेक्शंस होते हैं तो हर स्टेट में इलेक्शंस होते हैं और स्टेट के लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स लोकसभा में भेजते हैं थ्रू डायरेक्ट इलेक्शन, राइट। ऐसा ही होता है ना। तो अब क्या हुआ था, जो स्टेट्स थी उसमें चेंजेस आए, नंबर ऑफ स्टेट्स में चेंजेस आए, तो हमें इंक्रीज करनी पड़ी रिप्रेजेंटेशन। तो क्या किया हमने, इंक्रीज द अपर लिमिट ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द स्टेट्स इन द लोकसभा फ्रॉम 500 to 525 एंड डिक्रीज, अब यूनियन टेरिटरीज में डिक्रीज कर दी फ्रॉम 25 to 20, thus increasing the elective strength of Lok Sabha from 525 to 545। तो 545 लोग चुनकर आ सकते थे लोकसभा में। इंक्रीज सेकेंड अमेंडमेंट ऑफ 1976 टुक प्लेस। बेसिकली ये वो टाइम्स थे जब टसल चल रहा था, पार्लियामेंट वांटेड टू implement directive principles and wanted to amend fundamental rights। पहले तो चला कि ठीक है हम fundamental rights amend कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जब डिसाइड हो गया केशवानंदा भारती के केस में कि ओके यू कैन amend the fundamental rights, तब भी उन्हें एप्लीकेबिलिटी में ये चाहिए था कि नहीं हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को किसी तरह से प्राइमेसी दे सके ओवर फंडामेंटल राइट्स। जबकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन ने फंडामेंटल राइट्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया था। वो कैसे, रिट्स डाल के, प्रोटेक्शन देके कि अगर आपकी फंडामेंटल
राइट वायलेट होती है, अगर हमारी फंडामेंटल राइट वायलेट होती है, हम डायरेक्टली हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंदर या 226 के अंदर, है ना। तो डायरेक्टली हम जा सकते हैं। तो इसका मतलब फंडामेंटल राइट्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स, तभी उन्होंने इसको जस्टिसिएबल बनाया, इन्फोर्सिएबल बनाया, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को नॉन जस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सिएबल बनाया। कहा गया कि इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है, बट ये इन्फोर्सिएबल नहीं है, कोर्ट में नहीं जा सकते कि जी जो सरकार है वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं कर रही है। बट हमारी पार्लियामेंट ने क्या किया, प्राइमेसी दे दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। लाइफ ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली वॉज रेज टू 6 years। नॉर्मली 5 years होती है लाइफ लोकसभा की और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की, आफ्टर एवरी 5 years देयर आर इलेक्शंस, बट थ्रू दिस अमेंडमेंट ये जो लाइफ था वो कर दिया 6 years, ठीक है, कि इलेक्शन 6 years बाद होंगे। दो 44th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू इट वाज वापस से 5 years कर दिया था, बट एक बार 42nd अमेंडमेंट में 6 years कर दिया गया था। इट वाज प्रोवाइडेड दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चैलेंज कर सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। और जुडिशियल रिव्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमें पता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हमें बचा लेगा। अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ लेकर आती है जो हमारी फंडामेंटल राइट्स या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के अगेंस्ट है, तो अगर कोई भी सुप्रीम कोर्ट जाएगा, जुडिशियल रिव्यू के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि वो कह सकते हैं कि ये जो लॉ है जी, ये फंडामेंटल राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को वायलेट करती है, ये इनवैलिड है ना। सबको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है। अब ये वाली पावर थी जो कि अगर वो लॉ बनाते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या फंडामेंटल राइट को वायलेट करता है, तो उन्होंने कहा कि अब ये कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। तो उन्होंने क्या करने की कोशिश करी पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट ने जुडिशियल रिव्यू की जो राइट है वो वापस लेने की कोशिश करी, ठीक है। पर हम देखते हैं कि ये जो राइट थी वो नहीं वापस ले सके। कैसे, हम देखेंगे। अ सेट ऑफ 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ स्वर्ण सिंह कमिटी वॉज एडेड इन पार्ट 4A एंड अंडर आर्टिकल 51A। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए सबसे पहले तो फंडामेंटल ड्यूटीज किस अमेंडमेंट के थ्रू एक्ट हुई, ये आपको याद होना चाहिए। कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुई थी? 10 फंडामेंटल ड्यूटीज थी। आपकी नॉलेज के लिए बता दो, फंडामेंटल ड्यूटीज अब 11 हो गई हैं, ठीक है। एक फंडामेंटल ड्यूटी ऐड कर दी है, अमेंडमेंट वाले लेक्चर में ही हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन सी है, ठीक है। उसके बाद हम अब बात करते हैं जुडिशियल रिव्यू वाले पॉइंट पे, और दो जो टॉप पॉइंट्स रह गए हमारे और डिस्कस करने के लिए, वो तो एक ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्राइमेसी देना ओवर फंडामेंटल राइट्स, और एक जुडिशियल रिव्यू की पावर क्या ले सकते हैं। देखिए, ये वाली जो अमेंडमेंट थी ये मिनर्वा मिल्स के केस में चैलेंज हुई। कौन से केस में? मिनर्वा मिल्स के केस में 1980 में ये चैलेंज हुई। तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, फंडामेंटल राइट्स इंजॉय सुप्रीमेसी ओवर किसके ऊपर? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के ऊपर इंजॉय सुप्रीमेसी, नंबर 1। एंड उन्होंने ये कहा, इसका मतलब ये नहीं कि आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स अप्लाई नहीं कर सकते या इंप्लीमेंट नहीं करोगे, बट करो, बट फंडामेंटल राइट्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है ना। और पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स फॉर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, की फंडामेंटल राइट्स को अमना। दूसरा ये था कि इट वॉज प्रोवाइडेड दैट नो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कैन बी चैलेंज। इस वाले पॉइंट पे, इस वाले केस में कहा गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है, बहुत इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। जुडिशियल रिव्यू इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, तो इसलिए आप ये नहीं ले सकते हो, इसको नहीं हिला सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आप इसको नहीं ले सकते हो, तो ये भी क्रॉस आउट होगी। तो 4th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978, देखिए इसमें क्या हुआ था, दैट राइट टू प्रॉपर्टी जो थी, इट वॉज अ फंडामेंटल राइट, but now it was held that it is no more a fundamental right but it is a legal right। जो fundamental right थी वो थी आर्टिकल 31 के अंदर, ठीक है। आर्टिकल 31 के अंदर राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट, बट बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 इट वॉज सेड दैट इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट बट अ मेयर लीगल राइट या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ओके, मेयर लीगल राइट या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। इससे क्या फ़र्क पड़ गया? इससे ये फ़र्क पड़ गया कि फंडामेंटल राइट थी तो डायरेक्टली कोर्ट जा सकते थे रिट्स के अंदर, आप सुप्रीम को या हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकते थे कि मेरी फंडामेंटल राइट वायलेट हो गई है। बट अब क्योंकि इट इज़ मेयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, तो उसकी जो प्रोटेक्शन थी वो कम हो गई। Article 352 was amended to remove the word internal disturbance as ground for imposition of internal emergency and replaced it with the word armed rebellion। देखिए, जो नेशनल इमरजेंसी है हमारी, समझना पड़ेगा आपको, 3 ग्राउंड्स पे लग सकती है नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 जो है वो 3 ग्राउंड्स पे लग सकती है। एक तो है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वॉर, एक एक्सटर्नल अग्रेशन, और तीसरा तब जो वर्ड था जब लगी
emergency internal डिस्टर्बेंस 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेस पे इमरजेंसी लगा दी गई। अब जो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो वर्ड है इट इज़ टू वेक, कोई डेफिनेशन नहीं है इसकी। इंटरनल डिस्टर्बेंस को कैसे डिफाइन करोगे? वॉर भी डिफाइन हो जाएगा, एक्सटर्नल एग्रेशन भी। तो क्या हुआ 1975 में जब इमरजेंसी लगाई गई उसके बाद शाह कमीशन को अपॉइंट किया गया टू सी कि जो ये 1975 के अंदर इमरजेंसी लगाई गई थी क्या ये सही थी या मिसयूज ऑफ पावर था, क्या सही थी या मिसयूज ऑफ पावर था। शाह कमीशन ने कहा जी बिल्कुल ये तो मिसयूज ऑफ पावर थी, और उन्होंने सुजेस्ट किया कि जो वर्ड है इंटरनल डिस्टर्बेंस वो बहुत ही वेग है क्योंकि इसका कोई डिफाइंड मीनिंग नहीं है, इसको चेंज कर दिया जाए और इंस्टेड इसकी जगह कौन सा वर्ड ऐड कर दिया जाए? आर्म्ड रेबिलियन। इसकी जगह कौन सा वर्ड ऐड कर दिया जाए? आर्म्ड रेबिलियन। और जब गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई आर्म्स लेकर खड़ा हो जाए, कोई आर्म्स लेकर फाइट करने लग जाए, तब तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि हाँ आर्म्ड रेबिलियन स्टार्ट हो गया गवर्नमेंट के अगेंस्ट, तो ऑब्वियसली एक नेशनल इमरजेंसी की सिचुएशन है। द राइट टू पर्सनल लिबर्टी एज कंटेन्ड इन आर्टिकल 21 and 22 was further strengthened by the provision that the law of preventive detention for a longer period than 2 months unless an advisory body has reported that there is sufficient cause for such डिटेंशन। पहले समझते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या है। देखिए प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब है, डिटेंशन का मतलब किसी का फ्रीडम कर्टेल कर देना, किसी का फ्रीडम जो है, जो इधर उधर घूमने का फ्रीडम है वो बंद कर देना, ठीक है, किसी को लॉकअप में डाल देना, किसी को अरेस्ट कर देना। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है विदाउट ट्रायल, बिना ट्रायल के आपने किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को डिटेन कर लिया, तो उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। अब क्या होता है बेसिकली, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके पास इतना प्रूफ नहीं है, इतना लीगल प्रूफ या एविडेंस नहीं है कि उसके अगेंस्ट ट्रायल चला सके, उसके अगेंस्ट चार्जेस लिवाई कर सके, बट इतना प्रूफ है कि वो उसकी जो प्रिवेंटिव डिटेंशन जो उन्होंने किया है उसको जस्टिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना। अब ये क्या होता है, नॉर्मली मान लीजिए ए पर्सन है, उसको सिक्योरिटी एजेंसीज ने प्रिवेंटिव डिटेंशन में डिटेन कर लिया है कि हम वी नो वी हैव गॉट अ न्यूज़ दैट ही इज़ अ हिंड्रेंस टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट पर्सन is working with someone and is a hindrance to the security of India। तो अब हमें उसे ऑब्जेक्टिव अचीव करने से, ये जो ऑब्जेक्टिव है उसका अचीव करने से रोकना है, ठीक है ना। बट अगेन दे डोंट हैव द प्रूफ दैट trial can be started against that person, but yeah they have the proof to justify that whatever they are doing is right, so that is what is preventive detention basically, ठीक है ना। और इसके अंदर जो टर्म था कि अगर आपको 2 मंथ से ज़्यादा, 2 मंथ्स के लिए आप प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंदर बंदे को रख सकते हो, कह सकते हो, बट अगर आपको 2 मंथ से ज़्यादा रखना है, प्लस करना है 2 मंथ से ज़्यादा, देन यू हैव टू टेल द एजेंसी, देन यू हैव टू टेल द एडवाइजरी कमिटी जो अपॉइंट होती है, दैट व्हाट इज़ द रीज़न एंड यू हैव टू गिव देम अ सफिशिएंट कॉज। आपको रीज़न बताना पड़ेगा कि 2 मंथ से ज़्यादा आप क्यों डिटेन करना चाहते हो किसी को। बेसिक आर्टिकल 356 was amended wherein the period of emergency was brought down to 6 months instead of 1 year। अब 356 क्या है? स्टेट इमरजेंसी, मतलब प्रेसिडेंट रूल जब स्टेट में लगाया जाता है तो वो आर्टिकल 356 के अंडर लगता है। अब अगर 356 के अंदर स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई है तो वो दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अप्रूव करते हैं और वो 6 मंथ्स तक रहती है, अप्रूवल के बाद 6 मंथ्स तक रहती है। अगर आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हैं फर्दर 6 मंथ्स के लिए तो आपको वो दोबारा अप्रूव करवानी पड़ेगी, उसके बिना वो एक्सटेंड नहीं हो सकती। और पहले जो ये एक बार अप्रूव होती थी तो ये 1 ईयर के लिए रहती थी, बट फिर अमेंड करके 6 मंथ्स के लिए कर दिया गया। 48th अमेंडमेंट ऑफ 1984। सो बेसिकली ये वाली जो अमेंडमेंट हुई है स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ पंजाब के लिए हुई। नॉर्मली अगर आप आर्टिकल 356 के अंडर जो वो प्रेसिडेंट्स रूल है स्टेट के अंदर, अगर आपको एक्सटेंड करना है वो 1 ईयर के बियॉन्ड, तो you need to fulfill certain conditions which have been laid down in clause 5 of article 356। बट क्योंकि 1984 में स्टेट ऑफ पंजाब की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, ऑपरेशन ब्लू स्टार अभी हुआ ही था, ठीक है, खालिस्तान मूवमेंट चल रही थी, तो देन व्हाट द पार्लियामेंट डिड, इट मेड एन अमेंडमेंट। इट सेड दिस अमेंडमेंट मेड इनएप्लीकेबल द कंडीशंस मेंशन्ड इन क्लॉज 5। तो जो क्लॉज 5 की स्पेशल कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं 1 ईयर के बियॉन्ड इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी को लेके जाने के लिए, वो इन्होंने इनएप्लीकेबल बना दी स्पेसिफिकली स्टेट ऑफ पंजाब को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए, ठीक है ना। तो पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन द प्रेसिडेंट्स रूल
in a state cannot be continued in force for more than 1 year unless the special conditions mentioned in clause 5 of said article are satisfied। वही ये कह रहा है ना कि अगर 1 year के beyond आपने प्रेसिडेंट्स रूल लेके जाना है एक स्टेट में तो स्पेशल कंडीशंस फुलफिल करनी होती हैं, बट वो स्पेशल conditions were done away with, were made inapplicable in the specific case of state of Punjab. Okay, the second amendment of 1985 बहुत ही important है, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। इसके थ्रू आया एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या आया? एंटी डिफेक्शन लॉ। तो एंटी डिफेक्शन लॉ पहले एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए ए पर्सन किसी एरिया से उसने इलेक्शन फाइट करा एंड ही वन, लोकसभा का इलेक्शन फाइट किया किसी एरिया से जेड पार्टी की तरफ से, जेड पार्टी ए पर्सन, ठीक है ना, एंड नाउ ही इज अ मेंबर ऑफ लोकसभा। नाउ आफ्टर सम टाइम दिस पर्सन ए पर्सन लेफ्ट जेड पार्टी एंड ज्वाइंड वाई पार्टी। ये चीज़ जो करना है दिस वॉज नॉट गुड। बेसिकली क्या कर रही थी पार्टीज, कुछ पार्टीज क्या करती थी कि जो दूसरे पार्टी के मेंबर्स थे और जो वो मेंबर ऑफ लोकसभा भी थे उनको अपनी पार्टी में ले आते थे एंड गवर्नमेंट बनाने की ट्राई करते थे। तो ये रोकना बहुत ही ज़रूरी था बिकॉज इससे जो स्टेबल गवर्नमेंट थी वो फॉर्म नहीं हो पा रही थी। तो अब पढ़ते हैं। इनैक्टेड एंटी डिफेक्शन लॉ एंड बैंड फ्लोर क्रॉसिंग बाय मेंबर्स इलेक्टेड ऑन अ पार्टी टिकट टू द लेजिस्लेटिव बॉडीज। ठीक है ना। अब आप कहोगे कि बहुत बार सुनते हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ मेंबर्स एक पार्टी से दूसरे शिफ्ट हो गए, तो बहुत सारी एक्सेप्शंस हैं जिनके बारे में आप पढ़ोगे यूनियन एग्जीक्यूटिव के लेक्चर में। ठीक है ना। अभी के लिए आपको एंटी डिफेक्शन का मतलब समझ आ गया होगा। तो और एक और भी चीज़ें ऐड करी गई कि अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हु डिफेक्ट्स और इज एक्सपेल्ड, अगर वो पार्टी बाहर निकाल देते हैं उस मेंबर को विच सेट हिम अप एज अ कैंडिडेट, जिसकी तरफ से वो इलेक्शन में खड़े हुए थे, और इफ एन इंडिपेंडेंट मेंबर ऑफ द हाउस ज्वाइंस अ पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ। इंडिपेंडेंट मेंबर कौन होते हैं? जो किसी भी पार्टी की तरफ से खड़े नहीं होते। ऐसा कोई मेंबर इंडिपेंडेंट मेंबर है जो of the House joins a political party after expiry of 6 months from the date on which he takes seat in the House shall be disqualified to remain a member of the House। इंडिपेंडेंट मेंबर है, अगर वो 6 मंथ्स के बाद, मतलब मेंबर बनने के 6 मंथ्स के बाद वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करता है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और अगर पार्टी भी एक्सपेल कर देती है तब भी वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे टू रिमेन अ मेंबर ऑफ द हाउस। 58th अमेंडमेंट ऑफ 1987 ऑथराइज द प्रेसिडेंट टू पब्लिश एन अथॉरिटेटिव हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो हिंदी ट्रांसलेशन हुई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, ओके, थ्रू 58th अमेंडमेंट ऑफ 1987। 61st Amendment of 1988 has lowered, अब 61st Amendment of 1988 has lowered the age of voting from 21 years to 18 years for Lok Sabha and Assembly elections। ठीक है ना। What are they talking about? Have we talked about it various times? Universal adult franchise, we have talked about it in our legal terms wali video. We have talked about it in the video wherein, in the lecture wherein we talked about the features of the Indian Constitution. So universal adult franchise क्या है? That anybody who has attained the age of, is an Indian citizen and plus has attained the age of how many years? 18 years. Age of 18 years. पहले ये जो age थी it was 21 years. पहले this age was 21 years but now it is 18 years. Okay, you need to keep this amendment in mind. Very important amendment. 73rd Amendment Act of 1992 added part 9 to the constitution and provided for panchayats in every state। देखिए पंचायती राज सिस्टम तो था पहले से भी, पंचायती राज सिस्टम was there in India, but उसकी एप्लीकेबिलिटी, उनके पास कोई ज़्यादा पावर्स नहीं थी, वो फेल होता जा रहा था दिन ब दिन। सो इट व्हाट केम इनटू बीइंग 73rd अमेंडमेंट एक्ट आई 1992 के अंदर पार्ट 9 ऐड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन को, और पंचायती राज सिस्टम को बहुत कुछ दिया गया। आइए पढ़ते हैं क्या दिया गया। देखिए सबसे पहले तो पंचायती राज सिस्टम जो होता है वो होता है विलेज लेवल पे, और इसको 3 टायर सिस्टम बनाया कि विलेज लेवल पे होगी, इंटरमीडिएट लेवल पे भी होगी और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होगी। अब इंटरमीडिएट लेवल क्या है? विलेज और डिस्ट्रिक्ट के बीच का लेवल। ठीक है ना। और ये डिसाइड, जो ये बीच का लेवल है ये डिसाइड करते हैं गवर्नर ऑफ दैट स्टेट, उनको पावर दी गई है। ठीक है। अब और क्या बताया? देयर कॉम्पोजिशन, मतलब पंचायती राज सिस्टम के जो डिफरेंट लेवल्स पे उन्होंने बताया कि यहाँ पे ये मतलब ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, जिला परिषद है, उन सब के कॉम्पोजिशन बताए। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन रखा, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, मतलब सबको रिप्रेजेंटेशन देने की कोशिश करी इन देम। ड्यूरेशन ऑफ पंचायत बहुत इंपॉर्टेंट, ये नहीं था कि वन पर्सन हु हैज़ बीन मेड टू सिट
एज द हेड ऑफ द पंचायत सरपंच बना दिया अगर एक पर्सन को, तो वो सारी उम्र ही सरपंच है। नो। ड्यूरेशन बनाई गई फिक्स की इलेक्शंस तो करने ही पड़ेंगे इतने इतने टाइम बाद। कंडीशंस फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, पावर्स, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करी गई पंचायत की। एंड इट ऑल्सो added the 11th schedule. It also adds after the 10th schedule the 11th schedule, ठीक है ना। 11th schedule भी ऐड किया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स है ये। एक ये 73rd अमेंडमेंट और ये 61st अमेंडमेंट, ये पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ मेक अ नोट। 74th अमेंडमेंट ऑफ 1992। तो 74th अमेंडमेंट 1992, देखिए विलेज लेवल पे हमारा पंचायती राज सिस्टम लेकर आए, ठीक है। और हमारे जो सिटीज़ के अंदर था वहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट्स चाहिए थी, वहाँ पे भी लोकल गवर्नमेंट चाहिए थी। तो बेसिकली ये दो अमेंडमेंट्स इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज लोकल गवर्नमेंट लेकर आए, ठीक है। लोकल गवर्नमेंट्स लेकर आए तो हमारे सिटीज़ में आए म्यूनसिपैलिटीज़ एंड वार्ड कमिटीज़। तो 74th अमेंडमेंट ने पार्ट 9 के अंदर विच लेज डाउन द प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ की, वही कि कितने लोग होंगे, कौन हेड करेगा, वो चूज़ कैसे होगा, सब कुछ ले डाउन किया। इट ऑल्सो प्रोवाइड फॉर रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब इन द म्यूनसिपैलिटीज। अगेन रिप्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया कि ये नहीं कि एक टाइप के लोग ही रिप्रेजेंटेशन में आए, बाकी सबका ध्यान न रखे। तो सभी कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंटेशन दी और सभी जेंडर्स को। इट ऑल्सो एड्स आफ्टर द 11th शेड्यूल 12th शेड्यूल भी ऐड किया गया। 77th अमेंडमेंट ऑफ 1995 प्रोवाइडेड फॉर रिजर्वेशन in matters of promotion of any class or classes of for posts in service in a state in favor ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना। तो रिजर्वेशन प्रोवाइड करी गई किनको, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को गवर्नमेंट सर्विस के अंदर। 79th अमेंडमेंट ऑफ 2000, देखिए 79th अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब इन सर्विसेज एज ऑल्सो नॉमिनेशन ऑफ 2 एंग्लो इंडियंस टू लोकसभा अप टू 2010। अब देखिए इसमें ये बात समझने की जरूरत है, जो रिजर्वेशन दी गई है ना शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को, वो 10 ईयर्स के लिए दी गई थी सबसे पहले, ठीक है ना। 10 ईयर्स के लिए दी गई थी एंड उसके बाद वो एक्सटेंड हो रही है। तो 79th अमेंडमेंट के थ्रू एक्सटेंड करी गई, ठीक है। 79th अमेंडमेंट ऑफ 2000 एक्सटेंड करी गई 10 ईयर्स के लिए। और फिर उसके बाद 95th अमेंडमेंट हुई दोबारा से, 95th अमेंडमेंट 2009 में हुई एंड दोबारा से 10 ईयर्स के लिए उसको बढ़ा दिया गया, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है कि 10 ईयर्स के लिए प्लस हो रही है जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्वेशन है। प्लस एंग्लो इंडियंस कौन है, एंग्लो इंडियंस वो होते हैं जिनके मेल साइड, फादर साइड या मेल लाइन जो है वो यूरोप से रिलेटेड है, बट वो इंडियन नेटिव्स हैं। 81st Amendment of 2000 carrying forward backlog vacancies of scheduled caste and scheduled tribe। अब backlog vacancies जो है उन्होंने कहा कि कैरी फॉरवर्ड करी जाएगी। समझ लेते हैं ये क्या है। मान लीजिए 2001 में एक पोस्ट के लिए, ए पोस्ट के लिए 10 सीट्स की एडवर्टाइजमेंट करी गई, 10 वैकेंसीज की एडवर्टीजमेंट करी गई, ठीक है ना। अब इसमें से उन्होंने कहा कि 2 सीट्स आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना। बट इन 2 सीट्स के लिए सिर्फ 1 कैंडिडेट कुड फुलफिल द क्राइटेरिया, ठीक है ना। सिर्फ 1 कैंडिडेट आया तो 1 सीट बच गई, 1 सीट वॉज लेफ्ट। सो दिस सीट वुड बी ट्रीटेड एज अ बैकलॉग वैकेंसी एंड जब अगली बार जब इसी पोस्ट के लिए एडवर्टीजमेंट निकाली जाएगी तो दिस 1 सीट वुड बी रिजर्व फॉर whom, would be reserved for scheduled caste and scheduled tribe. So this is what is carrying forward backlog vacancies. 84th Amendment of 2001, creation of new states of Jharkhand, Chhattisgarh and Uttaranchal. Okay. 86th Amendment of 2002, very important for every kind of law entrance exam that you might appear for. तो इसमें क्या हुआ था, Article 21A has been inserted which lays down that the provision of free and compulsory education by the state to children below the age of 14 years। क्या कहा Article 21A ने, Article 21A ने कहा कि state would provide free and compulsory education to the children below the age of 14 years। क्या नोट करना है पहले तो अमेंडमेंट की 86th अमेंडमेंट 2002, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 21A, उसके बाद क्या, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, याद कर लो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, ठीक है। ये एज पूछी जाती है
बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, 6 to 14 ईयर्स कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है उनको स्टेट को। और फिर आर्टिकल 51 के फंडामेंटल ड्यूटी ऐड करी, जिसमें कहा गया कि जो पेरेंट्स हैं, जो गार्डियंस हैं, दे विल प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन, पावर्स फंक्शंस ऑफ बोथ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। तो पहले क्या होता था कि जो कमीशन था शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब के लिए, जो लुक इन करता था कि उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या वो कैसे वो सॉल्व हो सकती हैं, और कंप्लेंट्स भी लेते थे, तो ये जो था वो सेपरेट कर दिया गया शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये किया गया 89th अमेंडमेंट which took place in 2003. Okay, 91st Amendment Act of 2003. What happened through this? The amendment deals with disqualification of parliament members and members of state legislative assembly on the grounds of defection. देखिए हमने एंटी डिफेक्शन लॉ पहले भी पढ़ा था, ठीक है ना। अब कुछ और स्ट्रिंजेंट लॉज वर एडेड, तो एंटी डिफेक्शन को लेकर और भी लॉज ऐड किए गए इस अमेंडमेंट के थ्रू। It provides that total number of ministers, including the Prime Minister, in the Council of Ministers shall not exceed 15% of the total number of members in the Lok Sabha. तो जो Council of Ministers है, वो क्या इंक्लूडिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स प्लस पीएम इज इक्वल टू, उन्होंने कहा गया कि 15% ऑफ टोटल मेंबर्स से ऊपर नहीं जा सकती है, टोटल मेंबर्स ऑफ लोकसभा से ऊपर नहीं जा सकती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ इंक्लूडिंग द पीएम। ओके, ये नहीं है कि हर किसी को उठा के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में इंक्लूड कर लो। द अमेंडमेंट ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर इन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ अ स्टेट शैल नॉट बी मोर देन 15%। सेम जो लोकसभा में हुआ वही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी उन्होंने कर दिया। अब 92nd अमेंडमेंट ऑफ 2003, इट हैज़ अमेंडेड द 8th शेड्यूल। 8th शेड्यूल किससे डील करता है? लैंग्वेजेस से, जो ऑफिशियली रिकग्नाइज लैंग्वेजेस हैं इंडिया की, उनसे डील करता है। 8th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ इंसर्टेड 4 न्यू लैंग्वेजेस to it, namely Bodo, Dogri, Mathili, Santhali as constitutionally recognized official languages, has now gone up to 22। तो ये क्वेश्चन आता है कितनी लैंग्वेजेस हैं, कौन सा स्केड्यूल डील करता है और कौन सी अमेंडमेंट लास्ट हुई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब 93rd अमेंडमेंट एक्ट 2005, अ न्यू क्लॉज 5 हैज बीन एडेड टू Article 15 by way of 93rd Amendment. This amendment shall enable the state to reserve seats for socially and educationally backward classes of citizens and for members of scheduled caste and scheduled tribe in unaided मतलब unaided private educational institutions, मतलब जो गवर्नमेंट से एड नहीं भी ले रहे हैं institutions, प्राइवेट institutions है, उनमें भी इनके लिए सीट्स रिजर्व्ड होंगी। 94th Amendment Act 2006, the new states Chhattisgarh and Jharkhand were formed by the MP Reorganization Act 2000 and Bihar Reorganization Act 2000 as a consequences of reorganization of Chhattisgarh and Jharkhand as state. Whole of the scheduled tribal areas of Madhya Pradesh was transferred to the state of Jharkhand. State of Jharkhand tribal area ban gaya, and therefore this amendment had substituted the word Bihar in Article 164 clause 1 of the Constitution by the words Chhattisgarh and झारखंड। अब क्या हुआ, जब रीऑर्गेनाइज किया गया बिहार और मध्य प्रदेश को, जो मध्य प्रदेश के अंदर ट्राइबल एरियाज आते थे वो सब चले गए छत्तीसगढ़ और झारखंड में। आर्टिकल 164 क्लॉज 1 स्पेशली प्रोवाइड करता है कि जो शेड्यूल ट्राइब एरियाज वाली स्टेट्स हैं जैसे कि मध्य प्रदेश, उड़ीसा और अब झारखंड और छत्तीसगढ़, इनके अंदर एक स्पेशल मिनिस्टर होगा हु वुड बी इन चार्ज ऑफ वेलफेयर ऑफ ट्राइबल वेलफेयर, क्योंकि अब मध्य प्रदेश से सारा ही एरिया छत्तीसगढ़ और झारखंड को शिफ्ट कर गया था, तो इसलिए ये वाले जो वर्ड्स था, जो एमपी था उसको रिप्लेस कर दिया गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड में अब ये मिनिस्टर होने बहुत ज़रूरी हैं जो ट्राइबल वेलफेयर की देखभाल करेंगे। 101st Amendment Act 2016, very important, please make a note of it, very very important. Introduction of goods and services tax. Indirect taxes were imposed on goods and services. These include excise duty, sales tax, service tax, octroi, customs duty, etc. Different type के taxes लगाए जाते थे goods and services के ऊपर. Some of these taxes were levied by center and some by state. कुछ तो ऐसे taxes थे जो center लगाती थी और कुछ ऐसे थे जो state के थे. For taxes imposed by states, the tax rates may vary across different states. ठीक है, जो tax का rate होता था वो हर state में अलग होता था. Also goods and services were taxed differently. ठीक है ना, different concept हर state ने अपना lay down किया हुआ था. The goods and services tax, अब ये क्यों important था और क्यों चाहिए था, is value added tax
levied across goods and services at the point of consumption. Consumption के point पे ही apply किया जाता है. The idea of a GST regime is to subsume most indirect taxes under a single taxation regime. मतलब वो क्या कह रहे थे, वो उन्होंने कहा कि पहले क्या होता था कि हर स्टेट ने अपना ही कॉन्सेप्ट ले डाउन किया हुआ था, सेंटर के अलग टैक्सेस थे, स्टेट का अलग था, बट उन्होंने क्या किया, सिंगल टैक्सेशन लेकर आने की कोशिश करी है थ्रू GST. दिस इज एक्सपेक्टेड टू हेल्प ब्रॉडन द टैक्स बेस, इंक्रीज टैक्स कंप्लायंस, मतलब ब्रॉडन द टैक्स पे, ज़्यादा लोग टैक्स भरेंगे, टैक्स कंप्लायंस ज़्यादा होगी, एंड रिड्यूस इकोनॉमिक डिस्टॉर्शंस कॉज्ड बाय इंटरस्टेट वेरिएशंस. जो जो पर्सन बिजनेस कर रहा था उसको जो प्रॉब्लम्स आती थी उनको रिड्यूस करने की भी कोशिश की गई है थ्रू GST. 102nd Amendment Act 2018 constitutional stated to National Commission for Backward Classes it has the authority to examine complaints and welfare measures regarding socially and educationally backward classes. That is what National Commission for Backward Classes does. 102nd Constitutional Act inserted new articles. कौन से? Article 338B and 342A. Previously NCBC was a statutory body, मतलब किसी act के through it had come into being under the Ministry of Social Justice and Empowerment. So now this has been made a constitutional body and 2 articles have been added for this. 103rd Amendment Act of 2019. A maximum of 10% reservation for economically weaker sections of citizens for whom reservation would be there. पहले किन के लिए थी? सिर्फ socially and educationally backward classes के लिए और scheduled caste और scheduled tribe के लिए, but अब कौन सा ऐड कर दिया गया? economically weaker section. The poor were taken into consideration, okay, of classes other than classes mentioned in clause 4 and 5 of article 15, that is classes other than socially and economically backward classes of citizens or the scheduled caste and scheduled tribe. कहते इनको भी बेनिफिट दिया जाना चाहिए जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है, इकोनॉमिकली, मनी वाइज, फाइनेंशियल पोजीशन, सिचुएशन कंसिडर किया गया. द अमेंडमेंट चेंज टू फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 15 and 16. The amendments provide for advancement of economically weaker sections of society. कहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब्स में इनको रिजर्वेशन दिया जाएगा, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दिया जाएगा, ठीक है, ये ऐड किया गया. और द अमेंडमेंट एम्स टू फुलफिल द कमिटमेंट्स ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी अंडर आर्टिकल 46, वेरी इंपॉर्टेंट, to promote the education and economic interest of weaker sections of the society. For the first time, financial status has been taken into consideration. Constitution की classes. So if you are interested in studying Indian Constitution, then you can contact us on our email ID, that is info.logiri@gmail.com. आप वहाँ पे हमें मेल सेंड कर सकते हैं और हम आपको डिटेल्स दे देंगे, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं जो है @IamLogiri. ठीक है, वहाँ पे आप हमें मैसेज करके डिटेल्स ले सकते हैं क्लास की. तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी. अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा. चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि जब भी मैं एक न्यू वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए. और अगर आप चाहते हैं कि आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिले और जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं लॉगिरी पे उसकी नोटिफिकेशन मिले, तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करिएगा. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइए कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस बना सकूं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सके. आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर मैं @IamLogiri के नाम से हूँ. वहाँ पे आप फॉलो कीजिए क्योंकि वहाँ पे हम बिल्कुल डिफरेंट कंटेंट डाल रहे हैं और चाहते हैं कि मैं आपको वीकली न्यूज़ लेटर भेजूँ जिसके अंदर मैं लॉ के बारे में और भी अच्छे से बात करती हूँ. तो प्लीज़ अपनी ईमेल आईडी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, वहाँ पे जाके अपना ईमेल आईडी ड्रॉप कर दीजिए ताकि जब भी मैं कुछ ऐसा करूँ आपको ईमेल पहुँच जाए और आप वो देख सके. वो मैं यूट्यूब चैनल पे नहीं डालती हूँ, वो सिर्फ मेरे जिन्होंने न्यूज़ लेटर सब्सक्राइब करा हुआ है उनको भेजती हूँ. आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द, बाय.